दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में आई कमाल की बॉलीवुड वेब सीरीज हीरा मंडी, जो कि बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी वेब सीरीज है। दोस्तों इसकी लागत 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस वीडियो में हम हीरा मंडी वेब सीरीज के सभी एपिसोड्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये साल 1920 की बात है, जब अंग्रेजों का पूरे हिंदुस्तान पर राज था। तब लाहौर के नवाब अक्सर ही अपने मनोरंजन के लिए तवायफ के पास जाया करते थे। दोस्तों अब हम रिहाना नाम के एक तवायफ को देखते हैं, जिसके हाथ में उसकी छोटी बहन मलिका का बच्चा है। आज रिहाना ने उस बच्चे को किसी कुतुबुद्दीन नाम के नवाब को बेच दिया था। बदले में रिहाना को काफी अच्छी रकम मिल जाती है। अब जैसे ही ये बात मल्लिका को पता चलती है, वो बहुत ही बुरी तरीके से चीखने और चिल्लाने लगती है, क्योंकि ये बच्चा उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। पर रिहाना पर उसके चीखने चिल्लाने का जरा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मलिका कहती है कि आपने मेरी औलाद को क्यों बेचा, तब इस पर रिहाना आपा जवाब देती है, दलाल बना देते, अफीमची बनने देते या खुफिया बनने देते। फिर मलिका कहती है कि रिहाना आपा, आपने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, मैं भी एक दिन आपसे सब कुछ छीन लूंगी। और अब हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मलिका उन सभी तवायफों की रानी बन चुकी है, जिसकी एक आवाज से ही लोगों की फट जाती है। यहाँ तक कि मलिका अपनी बच्चियों और अपनी बहनों को भी नहीं छोड़ती। दोस्तों इस वेब सीरीज में मलिका जान का किरदार रफ एंड टफ दिखाया गया है। इसके बाद हम मलिका की बेटी बिब्बो जान को देखते हैं, जिनका किरदार बखूबी निभाया है आदिति राव ने। बिब्बो जान नवाब अली साहब के सामने मुजरा कर रही होती हैं। फिर हम देखते हैं कि मलिका जो नवाब जुल्फिकार के साथ थी, उन्हें देखकर हम समझ पाते हैं कि ये दोनों तो बहुत पुराने आशिक रह चुके हैं। अब जब मलिका जान अपने महल में वापस चली जाती है, तो उसकी छोटी बहन वाहिदा बिब्बो जान ने वली साहब से जो रकम कमाई थी, वो सब का सब लाकर मलिका जान को दे देती है। फिर मलिका कहती है कि ये तो बहुत ही कम है, क्योंकि मलिका को उस पर पहले से ही शक था कि वो अक्सर ही रकम में से चोरी कर लेती है। इसके बाद मलिका उसकी तलाशी करने के लिए उसके पूरे कपड़े तक उतरवा देती है, पर वाहिदा के पास से कुछ भी न मिला। फिर वो रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। हालांकि थोड़ी देर के बाद ही हमें पता लगता है कि वाहिदा सच में ही चोर है। वो अक्सर लुटाए गए पैसों में से एक हिस्सा अपने पास रख लेती थी, इसलिए मलिका को उस पर शक था। इसके बाद हम मलिका की छोटी बेटी आलमजेब को देखते हैं, जिसे शायरी लिखना बहुत ज्यादा पसंद है और वो बड़े होकर शायरा बनना चाहती है, पर मलिका जान तो उसे तवायफ बनाना चाहती थी। फिर जब एक दिन आलम की नौकरानी साइमा उसे तैयार कर रही थी, तो उससे गलती से मोतियों का एक हार टूट जाता है और साइमा डरने लगती है कि अगर ये बात मलिका जान को पता चल गई, तो मलिका जान उस हार की कीमत उसे बेचकर वसूल करेंगी। इसलिए दोनों जल्दी से सारे मोती इकट्ठे करने में लग जाते हैं, क्योंकि मोती बहुत ज्यादा कीमती थे। जब आलम मलिका को बताने जाती है कि वो मोतियों का हार तो टूट गया है, पर हमने पूरे 100 के 100 मोती ढूंढ लिए हैं। फिर मलिका कहती है कि मोती तो 101 थे, अगर वो खोया हुआ एक मोती नहीं मिला तो साइमा को बेचकर उसकी कीमत वसूल की जाएगी। आलम कैसे भी करके वो एक मोती को ढूंढ निकालती है। यह देखकर मलिका उसकी बहुत तारीफ करती है। फिर मलिका आलम से कहती है कि अब तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो और तुम्हारी नथुतराई का समय आ चुका है। दोस्तों नथुतराई उस परंपरा को कहते हैं जिसमें एक कुंवारी लड़की को तवाइफ में तब्दील कर दिया जाता है, पर आलम को तो ये सब पसंद ही नहीं था। उसे तो बस एक शायरा बनना था। अब अगले दिन मलिका आलम की नथुतरवाई का ऐलान कर देती है, और ये बात आलम जाकर अपनी दोनों बड़ी बहनों को बताती है कि वो तो तवायफ नहीं बनना चाहती, उसके तो सपने कुछ और ही हैं। तब उसकी बड़ी बहन लज्जो कहती है कि हम तवायफों का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे अपने सपने, हमारी किस्मत में यही लिखा है, क्योंकि मेरी बुआ तो मुझे 6 साल की उम्र में ही यहाँ पर बेचकर चली गई थी, तब से मैं मलिका के साथ हूँ। फिर वो ये भी कहती है कि हमें तो यहाँ से निकलना था, पर हम निकल ही नहीं सके। अब इनकी बातों से हम ये भी जान पाते हैं कि लज्जो को नवाब जोरावर से बहुत ज्यादा मोहब्बत है और उससे शादी भी करना चाहती है, ताकि वो इस नरक की दुनिया से बाहर निकल सके। और प्यार के कारण दोस्तों अब उसे शराब का नशा भी लग चुका था। इसके बाद हम एक नवाब ताजदार को देखते हैं, जो हाल ही में इंग्लैंड से पढ़कर लौटा है। तब उसकी दादी कहती है कि तुम तो पूरे अंग्रेज बन चुके हो, तुम्हें तो नजाकत सीखने के लिए हीरा मंडी जाना ही चाहिए। दोस्तों हम आपको एक बात बता दें, उस समय तवायफ के पास जाना नवाबों की शान को बढ़ाने जैसा था, पर ताज तो हीरा मंडी जाने से मना ही कर देता है, क्योंकि वो इन सब अय्याशों से दूर रहना चाहता था। फिर ताज अपने पापा से जाकर मिलता है और बातों बातों में कह देता है कि अंग्रेज तो हम पर राज कर
रहे हैं, हमें इन्हें भगा देना चाहिए और हर नवाब इनका नौकर ही है, जिस पर कोई भी ताज की बातों से सहमत नहीं होता, क्योंकि सभी नवाब अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करके उनके काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा चुके थे। अब अगले दिन हम मलिका को देखते हैं, जिससे एक नया अधिकारी मिलने को आता है, जो कहता है कि हमें एक तवायफ चाहिए जो हमारे जश्न में मुजरा कर सके। इसके लिए हम तुम्हें मुंह मांगा दाम देने को तैयार हैं। मलिका इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि मलिका का मानना था कि तवायफ की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, जो सिर्फ नवाब लोगों के लिए ही रिजर्व्ड है, और अगर वे ऐसे कहीं भी जाकर मुजरा करने लगेंगी तो उनकी औकात ही क्या रह जाएगी। जिसे सुनते ही वो ऑफिसर वहाँ से गुस्से में चला जाता है और वह मन बना लेता है कि इस मलिका को तो सबक सिखा कर ही रहेगा। इसके बाद वह ऑफिसर उस्ताद जी को बुलाता है, क्योंकि उस्ताद जी वो आदमी थे जो हीरा मंडी की रग रग से वाकिफ थे, और वो ऑफिसर उनसे कहता है कि मुझे मलिका जान की कमजोरी जाननी है, क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है। अब रात को मलिका आलम से एक पार्टी में चलने को कहती है, पर आलम तो बहाना बना देती है कि मेरी तबीयत खराब है। तब मलिका बताती है कि आज बहुत बड़े शायर नियाजी साहब उस पार्टी में मुशायरा करेंगे, लेकिन अब तुमने मना कर दिया है तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। यह सुनते ही आलमजेब तुरंत मान जाती है, पर मलिका उसे नहीं ले जाती। तब आलम मलिका की बग्गी के पीछे चुपचाप जाकर बैठ जाती है, क्योंकि वो नियाजी साहब की बहुत बड़ी फैन थी। अब जब यहाँ पर सभी लोग नियाजी साहब की शेर व शायरी का लुत्फ उठा रहे थे, तो आलमजेब भी उनकी शायरी का लुत्फ उठाने लग जाती है, लेकिन उसे ताज देख लेता है, और होना क्या था, वही हुआ इश्क। देखते ही देखते ताजदार उसका पहली नजर में ही दीवाना बन जाता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसी समय पर वह मुशायरा यहीं पर खत्म हो जाता है और लोग वहाँ से चल देते हैं। तब तक वह हर जगह आलमजेब को ढूंढने लगता है, लेकिन आलमजेब वहाँ से जा चुकी थी कि तभी उसकी दादी जान उसे मलिका जान से मिलवाती है और कहती है कि इनकी बेटी की नतुतराई का ऐलान हुआ है और उसके पहले मुजरे के लिए हमने आपका भी नाम आगे दे दिया है, जिस पर ताज हीरा मंडी की बेइज्जती कर देता है और मलिका जान उससे काफी खफा होकर वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद जब आलमजेब वापस बग्गी के पीछे बैठकर महल पहुँचती है, तो इस बार मलिका जान को पता चल जाता है कि आलम भी वहाँ गई थी, और वह उसे उस समय पर कुछ नहीं कहती। लेकिन अगली सुबह होते ही वो सजा के तौर पर आलमजेब की सारी शेरों और शायरी वाली किताबों को फाड़ डालती है और उसे आग के हवाले कर देती है। इस इंसिडेंट से हम समझ पाते हैं कि मलिका जान में कितना गुरूर भरा है। अगर उनकी कोई बात न माने तो वो उसे सजा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। वहीं पर हम बिब्बो जान के साथ वली साहब को देखते हैं, जो कि अपनी आशिकी करने में मशरूफ थे, लेकिन एकदम से ही वहाँ से वली साहब को जाना पड़ जाता है। वली साहब बताते हैं कि शहर में कुछ क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकाला है, इसलिए हो सकता है कि अंग्रेज आज उन पर गोलियां चलवा दें, इसलिए ये सब हमें रोकना पड़ेगा। इसके बाद बिब्बो जान आलमजेब के साथ उसकी किताबें दिलवाने ले जाती हैं, क्योंकि मलिका जान ने तो उसकी सारी किताबें जला डाली थी। तब जब वे लोग बुक स्टोर में पहुंच जाते हैं और मौका देखकर बिब्बो जान बुक स्टोर के मालिक से अपनी खास किताब मांगती है, जो कि उसे किसी भी हाल में एक क्रांतिकारी तक पहुंचानी थी। अब उस किताब में ऐसा क्या था ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। फिर बिब्बो जान किताब को लेकर आलम से बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर आलमजेब अंदर जाकर शेर और शायरी वाली किताब ढूंढने लगती है। तभी वह यहाँ ताजदार से टकराती है, जिसे देखकर आलम भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि सिर्फ ताज ही नहीं बल्कि आलम भी उसे काफी पसंद करती थी। इधर हम बिब्बो जान को देखते हैं, जो कुछ क्रांतिकारियों से मिलने गई थी। असल में बिब्बो जान भी देशभक्त हैं, जो कि इस देश से अंग्रेजों का सफाया करना चाहती हैं, इसलिए वो नवाबों से इंफॉर्मेशन लेकर क्रांतिकारियों तक पहुंचा दिया करती थी। अब वो यह बताती है कि वली साहब के सूत्रों से मुझे यह मालूम हुआ है कि अंग्रेज आज शूट एंड साइट का ऑर्डर दे सकते हैं, इसलिए बिब्बो जान उन्हें वह किताब दे देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस किताब के अंदर तो एक बंदूक थी। इधर आलम अपनी पसंद की किताबें खरीद लेती है। आलम अभी तक यही समझ रही थी कि ताजदार बुक स्टोर में काम करता है। अब आलम किताबें लेकर वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि बिब्बो जान अभी तक नहीं आई थी। तभी वहीं पर दंगे छिड़ जाते हैं और आलम उनमें फंस जाती है। तभी ताज आकर पहले आलम को साइड ले जाकर बचा लेता है। फिर जब वह एक क्रांतिकारी को अंग्रेजों से पिटता हुआ देखता है तो उसकी भी जान बचा लेता है। फिर जैसे ही ताज को एक अंग्रेज गोली मारने वाला था, तभी वहीं से पीछे एक क्रांतिकारी आ जाता है, जिसे बिब्बो जान ने ही बंदूक दी थी। वो गोली चलाकर उस अंग्रेज को मार देता है और ताज को बचा लेता है। अब इसके बाद ताजदार सीधा आलमजेब के पास जाता है, लेकिन वहाँ से आलम जा चुकी थी और उसका रुमाल वहीं पर गिरा पड़ा था। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 समाप्त हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में दोस्तों हमें फिर से 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मलिका रिहाना आपा के पैर दबा रही थी। असल में उस टाइम पर रिहाना ही हीरा
मंडी की मालकिन थी। तभी रिहाना को मलिका से पता लगता है कि उसका तो जुल्फिकार साहब से चक्कर चल रहा है, जो कि रिहाना का साहब यानी कस्टमर था। इस पर रिहाना भड़क जाती है और मलिका की बेइज्जती करने लगती है और उसे धमकी भी देती है कि अगर वो चाहे तो कुछ ही पल में उसका सौदा कर सकती है। इस पर मलिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रिहाना को जान से मार डालती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर जुल्फिकार भी आ जाता है और वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद ये दोनों मिलकर रिहाना की लाश को महल के बीचों बीच एक झूमर पर लटका देते हैं। फिर मलिका जुल्फिकार को वहाँ से भगा देती है और जोर जोर से रोने की एक्टिंग करने लगती है। असल में यही इसका प्लान था कि ऐसा दिखाएंगे कि रिहाना ने तो आत्महत्या कर ली है। फिर जब सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो वो भी मान जाते हैं कि रिहाना ने सुसाइड कर लिया होगा। हालांकि इसके बाद भी मलिका को जेल हो जाती है, क्योंकि अंग्रेजों को लगता है कि मलिका ने ही रिहाना को मारा होगा, क्योंकि झूमर के नीचे न तो कोई टेबल और न ही कोई कुर्सी, तो आखिर रिहाना उस ऊंचे झूमर पर कैसे लटकी होगी। उधर जुल्फिकार अंग्रेजों के मुंह पर पैसे मारकर उस केस की फाइल और मलिका की आजादी दोनों खरीद लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और आज रिहाना की मौत को 25 साल भी बीत गए थे, इसलिए सब ख्वाबगा महल में जाते हैं जहां रिहाना की मौत हुई थी और उसे श्रद्धांजलि देने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मलिका रिहाना के लिए अभी भी यही कहती है कि भगवान करे तुम्हारी आत्मा को कभी शांति न मिले, क्योंकि आज भी मलिका के मन में रिहाना के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। तभी मलिका की छोटी बहन वाहिदा वहाँ आ जाती है और उससे कहती है ख्वाबगा महल की चाबियां मुझे दे दो, क्योंकि पहले भी मलिका वाहिदा से वादा कर चुकी थी कि वो उसे ख्वाबगा की चाबियां दे देगी, पर वो उसे इस बार भी मना कर देती है क्योंकि उस महल पर अभी भी कोर्ट में एक केस चल रहा था। इसके बाद हम लज्जो को देखते हैं, जो कि अपनी बहन बिब्बो जान को बताती है कि वो जोरावर से कितना प्यार करती है और वो उसके साथ शादी के बाद कहां कहां पर हनीमून मनाने जाएगी। लेकिन मन ही मन बिब्बो जान और लज्जो दोनों ये बात जानते हैं कि जोरावर किसी और लड़की से मोहब्बत करता है और उसी से शादी भी रचाएगा। लेकिन जब बिब्बो जान लज्जो से इस बारे में पूछती है तो लज्जो भड़क जाती है और कहती है कि जोरावर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जिसके बाद वह खूब शराब पीकर जोरावर से मिलने चली जाती है, लेकिन बदकिस्मती से थोड़ी ही दूर चल के वो गिर जाती है। उधर ताज इत्र बनाने वाले के पास जाता है और आलम का रुमाल सुंघाकर पूछता है कि ये खुशबू का इत्र तुमने किसे दिया था, लेकिन इत्र वाले को इतना नहीं पता था। तभी वो रुमाल आलम की नौकरानी साइमा देख लेती है और उस रुमाल को ले जाकर सीधा आलम जेब को दे देती है, जिससे साइमा को भी ये पता चल जाता है कि आलम ताजदार के प्यार में पड़ चुकी है। उधर लज्जो फिर से नशे में जोरावर से मिलने जाती है और यहाँ जोरावर उसे खुलकर बता देता है कि वो लज्जो से प्यार नहीं करता और किसी और लड़की से शादी करने वाला है। तो लज्जो वहाँ पर जबरदस्त हंगामा करती है और उस पर जोरावर कैसे भी करके उसे बाहर निकाल पाता है। तो वहीं बेचारी लज्जो अपने प्यार के लिए तड़पती रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज मलिका आलमजेब को बहुत अच्छे से तैयार करवाती है, क्योंकि जल्द ही उसकी नत उतराई की रस्म होने वाली है। अब उसी रस्म की तैयारी चल रही थी, पर आलम को तो ये सब जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में मलिका और बेबो जान को ये पता चल जाता है कि जोरावर जल्दी ही शादी करने वाला है और उसमें लज्जो ही मुजरा करने जाएगी। तभी बेबो जान लज्जो को वो मुजरा करने से मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम मुजरा करने जाओगी तो इसमें बेइज्जती तुम्हारी ही होगी। लेकिन लज्जो अपने प्यार को आखिरी सलाम देने के लिए वो मुजरा करने जोरावर की शादी में पहुंच जाती है। लेकिन जब मुजरा शुरू होता है तो लज्जो उसके काफी नजदीक आकर नाचने लगती है। इसके लिए जोरावर उसे एक चाटा लगा देता है और तभी वहीं पर मलिका जान पहुंच जाती है और वो कहती है कि जोरावर जो भी तुमने लज्जो के साथ किया है उसे शराफत से माफी मांग लीजिए। लेकिन जोरावर तो गुस्से में आकर मलिका को ही सुनाने लगता है कि तुम तवायफ हो कि हमारे सामने औकात ही क्या है। तब मलिका गुस्से में भड़क जाती है और यहाँ पर हमें एक सच जानने को मिलता है। मलिका जान जोरावर को बताती है कि शायद उसे लगता है कि वो नवाबों का खून है, पर असल में तो तू मेरी ही औलाद है जिसे तेरे पापा खुद छीनकर मुझसे ले गए थे। यह सुनकर भरी महफिल में जोरावर शर्मशार हो जाता है, क्योंकि वो तो अभी तक इसी गलत फहमी में था कि वो एक नवाब का खून है। इसके बाद मलिका और लज्जो वहाँ से चले जाते हैं और लज्जो खूब शराब पी रही थी। तभी एकदम से लज्जो नीचे गिर जाती है और मलिका जैसे ही उसे संभालने के लिए उठती है तब पता चलता है कि लज्जो तो इस दुनिया में रही ही नहीं। अब इसके बाद सभी लोग लज्जो को अंतिम विदाई देते हैं और सबकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सबका यही मानना था कि तवायफ के प्यार का तो यही अंजाम होता है। इसके बाद एंट्री होती है रिहाना की बेटी फरीदन की, जिसका रोल किया है सोनाक्षी सिन्हा ने, जो कि पूरे अपने माँ की तरह ही लग रही थी। वो मलिका से कहती है कि वो तो अपनी माँ का बदला लेने आई है और जल्द ही यहाँ से एक और जनाजा निकलेगा। इसके बाद वह मलिका की अंगूठी छीन लेती है जो कि उसकी माँ की थी
थी और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम 25 साल पहले का सीन देखते हैं जहां मलिका और जुल्फिकार एक साथ हैं। वहीं पर वहीदा उनके पास आती है और कहती है कि रिहाना आपा के नाम पर 2 महल थे, एक शाही महल जिसमें आप रहती हैं और एक ख्वाबगाह जो वीरान पड़ा है, इसलिए आप उसे मेरे नाम पर कर दीजिए। तब मलिका भी कह देती है कि हाँ हम उसे तुम्हें सौंप देंगे, लेकिन वाहिदा का कहना था कि आप इस पर साइन कर दीजिए ताकि ये ख्वाबगाह ऑफिशियली मेरा हो जाए। तब इस बात को लेकर यहाँ काफी गर्मा गर्मी हो जाती है और जुल्फिकार गुस्से में आकर उस पेन से वाहिदा के चेहरे पर वार कर देता है और यही निशान आज तक वाहिदा छुपा कर रखती है क्योंकि इससे उसकी सुंदरता काफी कम हो गई थी। तो दोस्तों अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ मलिका और वाहिदा ख्वाबगाह के मामले में कोर्ट में जा रहे थे। असल में ख्वाबगाह महल जिस नवाब का था उसने खुश होकर वो महल रिहाना को दिया था। रिहाना की मौत के बाद उस नवाब के घर वाले ख्वाबगाह वापस मांग रहे हैं जो मलिका देना नहीं चाहती, इसलिए इनका केस अभी तक कोर्ट में चल रहा है और मलिका ने वाहिदा से वादा भी किया था कि जैसे ही वो ये केस जीतेंगे ख्वाबगाह उसकी हो जाएगी। कोर्ट में नवाब की फैमिली का वकील ख्वाबगाह की मांग कर रहा था। तब मलिका उसका मुंह तोड़ जवाब दे देती है कि मेरे पास तो ख्वाबगाह की चाबियां हैं, अगर तुम्हारे पास उसके पेपर हो तो बताइए। इस समय हम वहाँ पर फरीदन को भी देखते हैं जो चुपचाप बैठकर पूरा केस सुन रही थी। यहाँ पर मलिका नवाब के बेटे की बेइज्जती भी कर देती है जिस पर वो मलिका का गिरेबान तक पकड़ लेता है और कोर्ट में मलिका के जवाब के कारण ख्वाबगाह मलिका का हो जाता है। इसके बाद मलिका ख्वाबगाह की चाबियां वाहिदा के हाथ में दे देती है जिससे वाहिदा छोटे बच्चे की तरह काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे तो बचपन से ख्वाबगाह ही चाहिए था। अब अगले दिन जब वाहिदा मलिका के पास जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उस नवाब की बीवी बैठी है और मलिका वाहिदा से ख्वाबगाह की चाबियां लेकर उसे नवाब की बीवी के हाथ में दे देती है। यानी यहाँ पर फिर से वाहिदा का मलिका ने पागल बना दिया था और जब वाहिदा गुस्सा हो जाती है तब मलिका बताती है कि इस महल की असली वारिस तो फरीदन है और यदि उसने अपनी माँ के हिस्से का महल मांगने के लिए हम पर केस कर दिया तो हम ये केस हार जाएंगे और मुझे हारना मंजूर नहीं है, इसलिए यह महल जिसका था उसे ही लौटा दिया। दोस्तों असल में ख्वाबगाह मलिका के महल के सामने ही था, इसलिए जब ये लोग खिड़की से देखते हैं तो पता चलता है कि नवाब की बीवी से तो ये महल फरीदन ने खरीद लिया है, जिसे देखकर मलिका के होश उड़ जाते हैं क्योंकि फरीदन भी यहाँ पर कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, वो यहाँ जरूर कुछ कांड करने आई है। अब अगले दिन फरीदन के पास उस्ताद जी आते हैं जिन्हें हीरा मंडी की पल पल की खबर रहती है। फिर इन दोनों के बीच खूब सारी बातें होती हैं और उस्ताद जी फरीदन को मलिका की कमजोरी बताने लगते हैं कि उसकी बेटी आलम तो तवायफ बनना ही नहीं चाहती और सुना है उसे किसी से मोहब्बत भी हो गई है। साथ ही साथ उस्ताद जी बताते हैं कि अंग्रेज अधिकारी हाल ही में आए हैं और उनसे बात कर लो क्योंकि वो भी मलिका से बदला लेना चाहते हैं। इधर हम आलम को देखते हैं जो कि आज बुक स्टोर पर ताज से मिलने आई थी क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा था कि ताजदार तो यहाँ बुक स्टोर में काम करता है और वहाँ बुक स्टोर का मालिक बताता है कि वो कोई नौकर नहीं बल्कि वे तो एक नवाब हैं। तब आलम सोचती है कि अगर उनकी किस्मत में मिलना होगा तो मिल ही जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि ताज आज क्रांतिकारियों के ग्रुप से मिलता है जहाँ हमीद नाम का एक क्रांतिकारी भाषण दे रहा था और आगे क्या रणनीति अपनानी है इसके बारे में सबसे डिस्कशन कर रहा था। फिर ताज क्रांतिकारियों के उस संगठन को अपना लेता है और फिर हम उस्ताद जी को देखते हैं जो ख्वाबगाह में कुछ लड़कियों को लेकर आता है जहाँ पर वे सभी तवायफ का काम करेंगी। फिर उस्ताद जी फरीदन को ताज की फोटो दिखाकर कहते हैं कि ये वही लड़का है जिससे आलमजेब इश्क करती है और मलिका ने इसी लड़के को आलमजेब की नथ उतराई के लिए चुना है। लेकिन आलमजेब तो ये बात जानती ही नहीं, अगर आप किसी तरह ताज को अपना बना ले तो मलिका को तगड़ा झटका लगेगा। इस पर फरीदन कहती है कि अब हम इन्हें मिलवाएंगे जिससे इनके बीच में इश्क होगा और एक तवायफ की मोहब्बत का अंजाम तो सिर्फ बर्बादी ही हो सकता है। फिर उस्ताद जी बताते हैं कि बिब्बो जान के साहब वली साहब हैं जिन्हें वो अपनी दिलो जान से मोहब्बत करती है। तब फरीदन कहती है कि हमारा अगला शिकार वली साहब ही होंगे। इसके बाद आलम बिब्बो जान के पास आती है और उनसे कहती है कि वो भी दावत पर चलेगी। असल में वली साहब ने बिब्बो जान की शान में एक दावत रखवाई थी जहाँ बड़े बड़े नवाब आने वाले थे और आलम को लग रहा था कि शायद ताज भी वहाँ आएगा क्योंकि उसे तो बस ताज से ही मिलना था। इसके बाद हम रात को वली साहब की दावत देखते हैं जहाँ पर वली साहब बिब्बो जान की खूब तारीफ कर रहे थे। तभी वहाँ उनसे मिलने फरीदन आ जाती है और वह वली साहब से फ्लर्ट करने लगती है जिसे देख बिब्बो जान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो समझ जाती है कि फरीदन अब वली साहब को उनसे छीनने आई है, इसलिए वह उन्हें अपने साथ ले जाती है। इसके बाद फरीदन
फरीदन सीधा आलमजेब से मिलने जाती है और बातों ही बातों में ताजदार का जिगर छेड़ देती है और यह भी कहती है कि अगर वो ताज से प्यार करती है तो कल दरगाह पर जाकर दुआ मांगना, वो तुम्हारा जरूर हो जाएगा। इस पर आलम ज्यादा कुछ नहीं बोलती। फिर जब ताज दिखाई देता है तो वह उससे बात करने चली जाती है। ये दोनों यहाँ पर काफी सारी बातें करते हैं और अपने अपने पसंद की शेर व शायरी पढ़ते हैं, पर अभी तक दोनों में से किसी को भी पता नहीं था कि कौन कहाँ रहता है। यहाँ तक कि उन्हें तो ये भी नहीं मालूम था कि एक दूसरे का नाम क्या है। इसके बावजूद इन्हें प्यार हो जाता है। इसके बाद फरीदन ताज से मिलती है और उससे आलमजेब की बातें करने लगती है। फिर वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी मुलाकात आलम से करवा दूं तो, जिस पर ताज को विश्वास नहीं होता। लेकिन फरीदन कहती है कि तुम दोनों की मुलाकात कल दरगाह में होगी जो कि हीरा मंडी में है। तब ताज फरीदन से कहता है कि हीरा मंडी में एक शरीफ लड़की का क्या काम, पर फरीदन उसे यह नहीं बताती कि आलमजेब एक तवायफ की बेटी है, क्योंकि वो जानती थी इससे ताज शायद आलम से दूरियां बना लेगा और ये सारा प्लान चौपट हो सकता है। अब अगले दिन आलम ताज का दरगाह पर इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह फरीदन की बातों में आ चुकी थी। पर काफी समय बीत जाता है लेकिन ताज नहीं आता और यह सब ऊपर से फरीदन देख रही थी। उसी समय वहाँ पर ताज आ जाता है, पर उससे पहले ही आलमजेब उठकर फरीदन से मिलने पहुँच जाती है। अब फरीदन आलमजेब को दिखाती है और कहती है कि जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ और देखो तुम्हारा ताज आ गया। अब आलम दूरबीन से ताज को देखकर उससे मिलने के लिए भागती है, पर तब तक तो ताज वहाँ से जा चुका था और फरीदन उससे कहती है कि अब तो तुम उससे अगले हफ्ते ही मिल पाओगी। अब जैसा फरीदन ने कहा था वैसा ही आलम के साथ हुआ, इसलिए आलम को विश्वास हो जाता है कि फरीदन काफी कुछ जानती है। इसके बाद फरीदन सीधा उसी अधिकारी से मिलने पहुंच जाती है जो मलिका का कट्टर दुश्मन था और वो अपनी अम्मी रिहाना का केस खुलवाने की बात करती है, पर वो अधिकारी मना कर देता है कि ये केस तो बहुत पुराना है और हमारे पास उसकी ना तो कोई फाइल है और ना ही कोई गवाह। जिस पर फरीदन उसे अपनी मीठी बातों में फंसा लेती है और कहती है कि उन सब का इंतजाम मैं कर दूंगी, आप बस इस केस को खोलिए। इसके बाद जैसे ही ये बात जुल्फिकार को पता चलती है कि फरीदन अपनी माँ का केस दोबारा से खुलवा रही है, तो वो सीधा मलिका जान के पास जाता है और उसे धमकाने लगता है कि वो केस की फाइल कहाँ है, क्योंकि अगर वो फाइल किसी के हाथ लग गई तो यहाँ मामला बिगड़ सकता है और उस फाइल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ था। तब मलिका उसी टाइम वो फाइल ढूंढने में लग जाती है, पर वो फाइल उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर वह वाहिदा को बुलाकर उस फाइल के बारे में पूछती है, क्योंकि आज से ठीक 25 साल पहले मलिका ने वाहिदा को ही वो फाइल संभाल कर रखने के लिए दी थी, जिस पर वाहिदा बताती है कि उस फाइल को तो उसने उसी समय पर जला दिया था। जिसे सुनने के बाद मलिका जान की सांस में सांस आती है। इधर हम फरीदन को देखते हैं जो मलिका को एक और झटका देने की फिराक में थी, इसलिए वह अपनी नथ उतरवाई की रस्म करवाना चाहती है। जैसे ही मलिका जान को ये बात पता चलती है वो हीरा मंडी की तवायफों की एक मीटिंग बुला लेती है, क्योंकि हीरा मंडी का यही रूल था कि नथ उतराई तो उन्हीं लड़कियों की हो सकती है जो कुंवारी हों। तो इस बात के ऊपर उन सभी का यही कहना था कि फरीदन तो कई सारे मर्दों के साथ हम बिस्तर हो चुकी है, क्योंकि उसने तो मलिका को महज 8 साल की उम्र में ही बेच दिया था, तो वो कुंवारी कैसे हो सकती है। इस बात के ऊपर फरीदन भड़क जाती है और वो कहती है कि अगर ये रूल है तो वो आज से इस रूल को तोड़ती है और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और इस बात की भी अनाउंसमेंट कर देती है कि उसकी नथ उतराई जरूर होगी और जिसमें दम है वो उसे रोक कर दिखाए। अब मलिका भी फरीदन को हराने के लिए अपनी चाल चलती है और वह बिब्बो जान का आखिरी मुजरा रखती है, ठीक उसी दिन जिस दिन फरीदन की नथ उतरवाई का ऐलान हुआ था। दोस्तों, असल में मलिका ने यह चाल इसलिए चली थी क्योंकि हीरा मंडी में नथ उतरवाई को तो सभी नवाब देखने आते ही हैं, लेकिन अगर किसी तवायफ का आखिरी मुजरा हो तो वहाँ पर सभी नवाब तवायफ को आखिरी सलाम देने जाते हैं और तवायफ की नथ उतराई से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका आखिरी मुजरा होता है। इसी कारण से फरीदन की नथ उतरवाई की रस्म में कोई नहीं जाता और सभी नवाब बिब्बो जान को आखिरी सलाम देने पहुंच जाते हैं और यहाँ पर फरीदन की करारी शिकस्त हो जाती है। फरीदन ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी मलिका वहाँ आ जाती है और उसकी बेइज्जती करके चली जाती है, जिस पर फरीदन का कहना था ये चाल तो मलिका जान तुम भले ही जीत गई, पर आगे के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं भी अब एक के बाद एक जबरदस्त चाल चलूंगी। और यहीं पर एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। दोस्तों, एपिसोड 4 की शुरुआत में हम फरीदन को देखते हैं जिसकी नथ उतराई की रस्म में कोई भी नवाब नहीं आया था। वो काफी उदास बैठी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर वली साहब आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि कल रात हम बिब्बो जान को अपना आखिरी सलाम दे आए हैं और अब से हम तुम्हारे पास ही आया करेंगे। ये सुनकर फरीदन काफी
ज्यादा खुश हो जाती है और ये सब खिड़की से बिब्बो जान भी देख रही थी और बिब्बो जान अपने मोहब्बत का दूर से दीदार करके ही तड़पती हुई रह जाती है। इसके बाद अब मलिका जब अपने कमरे में थी तब वहाँ पर साइमा गाना गुनगुनाते हुए आ जाती है, जिसे सुनकर पहले तो मलिका को लगता है कि ये आलमजेब की आवाज है, पर साइमा को देखकर उसका मुंह उतर जाता है क्योंकि वह आलम से अच्छा गा रही थी। तब मलिका साइमा की झूठी तारीफ कर देती है, पर अगले ही पल साइमा की माँ उसे आकर बताती है कि तुझे तो मलिका जान ने मात्र 10,000 रुपए में बेच दिया है, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगी तो उसकी बेटी का मुजरा फीका पड़ जाएगा, इसलिए मलिका तुम्हें कभी भी यहाँ पर रहने नहीं देगी। जब ये बात साइमा सुनती है तो वो रोते हुए सीधा इकबाल के पास भाग जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और साइमा इकबाल को सारी बातें बताकर कहती है कि उसे लगता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर इकबाल तो मलिका का बहुत ज्यादा वफादार था, इसलिए इकबाल कहता है कि नहीं, हम यहाँ से भागेंगे नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे लिए 10,000 रुपए लेकर आऊंगा, जिसके बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। तब अगले दिन ये बात साइमा मलिका को जाकर बताती है कि मैं इकबाल से प्यार करती हूँ और वह आपके पैसे लौटा देगा, जिस पर मलिका जान काफी आराम से मान जाती है और कहती है कि ठीक है, उसे कह देना कि 15 दिन में हमें 10,000 रुपए दे दे और तुम्हें यहाँ से ले जाए। अब दोस्तों 10,000 रुपए उस समय पर बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी और अब साइमा सोचने लग जाती है कि इकबाल इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगा। फिर हम इकबाल को देखते हैं जो जुआ खेलकर पैसे कमा रहा था और वो 15 दिनों में मात्र 2200 रुपए ही जोड़ पाया था, इसलिए साइमा की माँ मलिका से थोड़ा और टाइम मांगती है ताकि वो पूरे 10,000 रुपए ला पाए। इस पर मलिका जान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो साइमा की माँ का दुपट्टे से गला घोट देती है, लेकिन बाद में मलिका इसके लिए भी मान जाती है। दोस्तों अब हम वाहिदा की बेटी को देखते हैं जो वाहिदा के साहब से ही इश्क लड़ा रही थी और जब वाहिदा उसे देख लेती है तो वो वहाँ पर काफी बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है। अब वहाँ पर मलिका जान आ जाती है, लेकिन मलिका का तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसका कहना था कि महल में किसी भी तरह से पैसा आना चाहिए, फिर वो वाहिदा के जरिए से आए या फिर उसकी बेटी के जरिए से। और फिर मलिका जान वाहिदा की बेटी को वाहिदा का साहब दे देती है, जिसे देखकर वाहिदा का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। इसके बाद हम ताज को देखते हैं जो अब पूरी तरह से क्रांतिकारी बन चुका था, पर हामिद का कहना था कि ऐसे अमीर और नवाब लोग कहाँ क्रांतिकारी बन पाते हैं। तब ताज उसे कहता है कि आप जो भी मुझे करने के लिए कहोगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए हामिद उसे कुछ पोस्टर्स दे देता है जिसे ताजदार को पूरे शहर में बांटना था। फिर वो इस काम में जब लगा हुआ होता है तभी उसकी मुलाकात आलमजेब से हो जाती है। फिर ये दोनों मिलकर काफी खुश हो जाते हैं और पोस्टर बांटने का काम साथ में ही करने लगते हैं। इसके बाद आलम सीधा फरीदन के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि आज फिर हम अपनी मोहब्बत ताज से मिले। उसे लग रहा था कि फरीदन उसे आगे क्या होगा वो भी बता देगी। फिर फरीदन आइडिया देती है कि अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने दिल की बात एक खत में लिख देनी चाहिए और वो खत फरीदन खुद जाकर ताजदार तक पहुंचा देगी। फिर जब आलम फरीदन के यहाँ से जा रही थी तो उसे बिब्बो जान देख लेती है। उसके बाद हम वली साहब को देखते हैं जो फरीदन और आलम की बातें चुपचाप सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर वो समझ जाते हैं कि फरीदन आलम का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो फरीदन को पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मलिका को हराने के लिए तुम इस मासूम बच्ची का इस्तेमाल कभी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। इधर बिब्बो जान आलम से आकर कहती है कि फरीदन के पास कभी मत जाया करो क्योंकि वो हमारी दुश्मन है और हमें बर्बाद कर डालना चाहती है। जिस पर आलम बताती है कि वो एक ताज नाम के लड़के से प्यार करती है और फरीदन उस तक हमारे खत पहुंचा देगी। जिस पर बिब्बो जान आलम जेब से वो खत ले लेती है और कहती है कि इसे हम पहुंचा देंगे, क्योंकि बिब्बो जान भी ताज को जानती थी। इसके बाद बिब्बो जान वो खत सीधा बुक स्टोर में ले जाकर दे देती है और इसी बीच उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। अब इस खत में आलम ने अपने दिल की बात कही थी, जिसे पढ़कर ताज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उधर फरीदन उसी ऑफिसर को घर बुला लेती है और कहती है कि हमारे पास मलिका के खिलाफ गवाह है और वह गवाह और कोई नहीं बल्कि मलिका की बहन वाहिदा ही होती है। लेकिन वाहिदा ऑफिसर को देखते ही चुप हो जाती है और उसे कोई भी बयान नहीं देती। इसके बाद कार्टराइट वहाँ से चला जाता है और इसके बाद वो कहता है कि अब इस केस को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ ताज अपने पिता के साथ उनके बिजनेस में भी हाथ बटाने लगता है और उसके पिता को लग रहा था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, पर तभी ताज की फाइल उसके हाथ से गिर जाती है और उसके सारे खुफिया पन्ने
में फर्श पर बिखर जाते हैं। उन्हें देखकर उसके पिता समझ जाते हैं कि उनका बेटा तो एक क्रांतिकारी बन चुका है। इधर फरीदन वाहिदा से पूछती है कि तुमने ऑफिसर कार्टराइट के सामने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? तो उस पर वाहिदा कहती है कि वो कोई भी काम मुफ्त में नहीं करती, इसलिए उसे ख्वाबगाह की चाबियां चाहिए। इधर हामिद प्लान बनाता है कि आज रात अंग्रेजी ऑफिसर की सालगिरह है, तो यहाँ पर प्लान ये होता है कि बिब्बो जान बड़े ऑफिसर हेंडरसन के करीब आएगी ताकि उन्हें डिपार्टमेंट की खुफिया खबर बिब्बो जान के जरिए मिलती रहे। हम रात को हेंडरसन की पार्टी देखते हैं, जहाँ होटल के दूसरी तरफ ताज ने कई सारे क्रांतिकारियों को बुला लिया था। तब ताज के पापा उसे समझाने लगते हैं कि ये हमारा होटल है, तुम इसे ऐसे बर्बाद मत करो। पर ताज तो आजादी का दीवाना हो चुका था। अब यहाँ हेंडरसन वॉशरूम में होता है, तो वहीं पर बिब्बो जान चली आती है और वो आते ही उसे अपनी मीठी बातों में फंसाकर अपना साहब बना लेती है। उधर हम इकबाल को देखते हैं, जो आज भी पैसों के लिए जुआ खेल रहा था। तभी पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और उसे पकड़वाने के पीछे मलिका का ही हाथ था। तब इकबाल वहाँ से भागकर साइमा के पास जीते हुए पैसे दे देता है और कहता है कि मैं और भी पैसे ले आऊंगा। पर साइमा के सामने ही पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जाते हैं और यह सब ऊपर से देख रही थी आलमजेब। अब आलम सीधा मलिका के पास आती है और कहती है कि साइमा इकबाल से बेहद मोहब्बत करती है, इसलिए उसे मत बेचिए। इस पर मलिका कहती है कि ठीक है, पर इसके लिए तुम्हें अपनी नथ उतराई करवानी पड़ेगी। अपनी दोस्त साइमा को बचाने के लिए आलम इस शर्त को भी मान लेती है। अब यह सब बाहर खड़ी हुई साइमा सुन रही थी और अब हम इकबाल को देखते हैं, जिसे जेल में अंग्रेज खूब टॉर्चर करते हैं। आलम नथ उतरवाई की रस्म के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है। ये देखकर बिब्बो जान हक्की बक्की हो जाती है कि आलम इतनी आसानी से कैसे मान गई। तब बिब्बो जान आलम को बताती है कि ताज ने उसके नाम एक खत भेजा है, जिसमें वह तुम्हें आज रात मिलने के लिए बुला रहा है। इस पर आलम कहती है कि वो अपने प्यार से एक बार आखिरी मुलाकात करने जरूर जाएगी। फिर जब आलम ताज से मिलने वहाँ पहुँचती है, तो हम देखते हैं कि ताज क्रांतिकारियों के साथ एक जरूरी मिशन में लगा हुआ था, इसलिए वो आलम से मिलने नहीं आ पाता और आलम उसके नाम एक खत रख कर चली जाती है। वहाँ से आने के बाद आलम अब अपनी नथ उतरवाई की रस्म की तैयारी में लग जाती है। इसके बाद अब साइमा फैसला कर लेती है कि आलम ने उसके लिए बहुत कुछ बलिदान दिया है, इसलिए वह भी कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे आलम भी उसे हमेशा के लिए याद रखे। उधर फरीदन एक झूठा खत लिखती है और उसे सीधा आलम जेब तक पहुंचा देती है कि ये खत तो तुम्हें ताज ने भेजा है, जिससे कि फरीदन मलिका को एक नया झटका देने की तैयारी में लगी हुई थी। अब आलम को वो खत मिलता है और फरीदन की दासी उसे कहती है कि आप यहाँ से निकल जाइए, बाकी सब फरीदन संभाल लेगी। तभी वहाँ पर साइमा भी आ जाती है और वो भी यही कहने लगती है कि तुम्हें तो यहाँ से निकल ही जाना चाहिए। अब जैसे ही बिब्बो जान आलम को ले जाने के लिए वहाँ आती है, तो देखती है कि आलम तो वहाँ से भाग चुकी है और अब आलम सीधा एक बग्गी में फरीदन से मिलती है। फरीदन उसे वहाँ से भागने के लिए हौसला देने लगती है। साथ ही वो आलमजेब को एक पल के लिए भी सोचने का मौका नहीं देती कि वो सही कर रही है या गलत। फरीदन का तो कहना था कि प्यार में तो कुछ भी गलत और सही नहीं होता। उधर बिब्बो जान अब मलिका के पास आती है और बताती है कि आलमजेब तो भाग चुकी है, जिसके बाद महल की सारी लाइटें बुझा दी जाती हैं और मलिका की नाक से खून बहने लगता है। उधर ही हम फरीदन को देखते हैं, जो आलम को भगाकर काफी खुश थी। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में आलम अब अपनी नथ उतरवाई की रस्म से फरीदन के कहने पर भाग चुकी थी और वो भागकर सीधा ताज के पास आ जाती है। जब ताज आलम को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उससे मिलने आता है। अब जैसे ही आलम उसे खत के बारे में बताती है, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने तो ऐसा कोई भी खत लिखा ही नहीं था। तभी बातों बातों में उसे पता चल जाता है कि आलम तो हीरा मंडी की रहने वाली है और ये जानकर उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो जिस जगह से नफरत करता था वहीं की लड़की से मोहब्बत कर बैठा। अब ये सब जानकर ताज आलम को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और यहाँ से जाने के लिए भी कह देता है। उधर फरीदन जश्न मनाने का ऐलान कर देती है, क्योंकि उसने मलिका का घमंड चूर करने के लिए उसी की बेटी आलम को ही भगा दिया था। और उधर हम मलिका को देखते हैं, जो कि आलम की जाने की वजह से सदमे में काफी ऊट पटांग हरकतें कर रही थी, जिसे किसी तरह बिब्बो जान ने संभाला हुआ था। इसके बाद इधर ताज आलम के पास आता है और कहता है कि चलो हम तुम्हें छोड़ आते हैं। तब आलम कहती है कि मैं वापस हीरा मंडी तवायफ बनने नहीं जाऊंगी। तब ताज उसे हीरा मंडी न ले जाकर अपने घर ले आता है और कहता है कि तुम 1-2 दिन यहाँ रुक सकती हो, उसके बाद तुम ये
डिसाइड कर लेना कि तुम्हें कहाँ जाना है, और कोई तुमसे घर पे पूछे तो तुम ये बता देना कि तुम मेरे दोस्त सरफराज की बहन हो। अब आलम ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है कि उसे हीरा मंडी वापस नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ मलिका की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो तो आलम को हीरा मंडी की मालकिन बनाना चाहती थी, पर आलम ने भागकर मलिका के सपने को चूर चूर कर दिया था। फिर हम अगले दिन आलमजेब को देखते हैं, जो सुबह सुबह ताज की दादी से मिलती है, और आलमजेब ताज की दादी को काफी पसंद आ जाती है। और ताज की बातों पर ताज के पिता को डाउट हो रहा था कि आलमजेब सरफराज की बहन नहीं है, क्योंकि वो आज तक किसी भी सरफराज नाम के शख्स से नहीं मिले थे। हालांकि वो उसे कुछ भी नहीं कहते। इधर बिब्बो जान अब क्रांतिकारियों से जाकर मिलती है, और उनमें से एक ताज का बहुत अच्छा दोस्त था, जिससे पूछने पर हमें पता चलता है कि आलम तो ताज के घर पर एकदम सेफ है, और उसके घर वालों को भी इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यह जानकर बिब्बो जान की जान में जान आती है। अब यहाँ ताज आलम से कहता है कि तुम मेरी दादी से इतना ज्यादा मत घुलो मिलो, क्योंकि तुम कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाओगी और मेरी दादी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पर आलम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और वो हीरा मंडी कभी भी वापस नहीं जाएगी। उधर हम वहीदा और बिब्बो जान को देखते हैं, जब वहीदा आज अंग्रेजी अधिकारी हेंडरसन को अपना मुजरा दिखाने जा रही थी। अब जब वहीदा अपना मुजरा दिखा रही थी तो हेंडरसन बस बिब्बो जान को ही देखे जा रहा था, और वह उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाता है। इस पर वहीदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका प्लान था कि वो हेंडरसन को अपना साहब बना लेगी और उसके ऊपर पैसों की बारिश होगी। पर बिब्बो को हेंडरसन के साथ देखकर उसका दिल टूट जाता है, और वो पूरे होटल में तमाशा शुरू कर देती है। उसी होटल में ताज अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। तब उसका दोस्त कहता है कि देखो एक तवायफ का क्या हाल होता है। यह सुनते ही वो सोचने लगता है कि फिर तो आलमजेब की भी यही हालत होने वाली है, इसलिए वो तुरंत घर जाता है और आलम को कहता है कि तुम्हारे भाईजान सरफराज का खत आया था, और वो चाहते हैं कि तुम अगले 2 महीने यहीं पर रुको। ये सुनकर आलम मुस्कुराने लगती है, और साथ ही साथ ताज भी मुस्कुराने लगता है, यानी कि वो भी यही चाहता था कि आलम अब से यहीं पर रहे। अब इधर वाहिदा बिब्बो के इतना सब कुछ करने के बाद गुस्से में सीधा फरीदन के पास पहुंच जाती है, क्योंकि बिब्बो ने उससे उसका होने वाला साहब छीन लिया था। इसलिए वो मलिका और उसकी बेटी बिब्बो जान से अपना बदला लेने के लिए फरीदन से जाकर मिल जाती है, और बताती है कि वो रिहाना आपा की फाइल उसी के पास है, जिस पर फरीदन उसे कहती है कि आप जल्दी से उस फाइल को लेकर आइए, हम मलिका को नहीं छोड़ेंगे। उधर अब उस्ताद जी जब कहीं जा रहे थे, तब वो आलम को ताज की दादी के साथ देख लेते हैं, और उस्ताद जी के पेट में तो ये बात कहाँ पचने वाली थी, और वो इस खबर को ले जाकर तुरंत मलिका के पास पहुंच जाता है, और कहता है कि कल ईद है, इसलिए आप बलोच खानदान के महल में जरूर जाइएगा, वहाँ पर आपको खुशखबरी मिलेगी। और बिब्बो जान भी ये बात समझ जाती है कि उस्ताद जी ने आलम का ही पता बताया है। अब अगले दिन ईद का जश्न मनाया जा रहा था, तभी वहाँ मलिका आ जाती है, और उसे देखकर आलम बहुत ज्यादा डर जाती है। मलिका जैसे ही सच बताने वाली थी, तो वहीं पर ताज पहले ही बोल पड़ता है, और पूरा सच अपनी फैमिली को बता देता है कि आलमजेब कहाँ से आई है और वो कौन है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मैं आलमजेब से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। जो सुनकर उसकी दादी का दिल टूट जाता है, क्योंकि अभी तक ताज ने उनसे भी झूठ ही बोल रखा था। तब मलिका कहती है कि एक तवायफ के नवाब से शादी होना इम्पॉसिबल है, पर ताज ने तो ठान लिया था कि वो आलम से शादी करके ही रहेगा। इसलिए मलिका भी उसे चैलेंज कर देती है कि हम भी देखते हैं कि ये शादी तुम कैसे करते हो। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड नंबर 5 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वाहिदा मलिका जान को भड़का रही थी कि आपसे अपनी बेटी तो संभलती नहीं, तो आप ये शाही महल क्या खाक संभालेंगी। इधर हम ताज को देखते हैं, जिसे उसके पिता ने घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए ताज अपनी दूसरी कोठी जिसका नाम होता है अमरूद कोठी पर जाता है। उधर उसके मामा उस कोठी को संभाला करते थे। तब ताज को आलम के साथ देखकर उसके मामा कहते हैं कि तुम्हारी तो शादी हुई नहीं है, तो ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि शादी से पहले तो ऐसे तवायफ ही आती है, और अगर ये यहाँ पर रहेगी तो हम सभी यहाँ से चले जाएंगे। उस पर ताज कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये लड़की यहीं पर रहेगी। तो ताज के मामा वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम वाहिदा को देखते हैं, जो 25 साल पुरानी फाइल जमीन से खोद कर निकाल रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये फाइल कभी ना कभी जरूर काम आएगी, इसलिए उस फाइल को उसने वहीं पर गाड़ दिया था। अब सुबह होते ही वाहिदा फरीदन के पास जाकर उसे ये फाइल दे देती है, और फिर ये फाइल लेकर ये
ये दोनों ऑफिसर कार्टराइट को देने के लिए चले जाते हैं, पर उस्ताद जी आकर बताते हैं कि कार्टराइट साहब तो लाहौर में है ही नहीं, वो 15 दिनों के लिए कराची गए हैं। ये सुनकर वाहिदा को बहुत गुस्सा आता है, पर फरीदन कहती है कि जब मैंने 15 साल तक इंतजार किया है तो आप 15 दिन इंतजार क्यों नहीं कर सकती। इधर हम ताज और आलम को एक साथ देखते हैं, जो आज इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर सीन जाता है जुल्फिकार और मलिका की तरफ, जो मलिका को बताते हैं कि फरीदन बहुत पहुंची हुई चीज है, उसके हर शहर में केस चल रहे हैं और वो कई नवाबों के साथ फ्रॉड कर चुकी है, जिनकी फोटोज मलिका के हाथ लग जाती है। असल में फरीदन ने कई नवाबों को मार डाला था, तो कईयों के साथ फ्रॉड किया था। अगर ये रिपोर्ट पुलिस तक पहुंचा दी जाए तो उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकेगा, और ये जानकर मलिका बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम फरीदन को देखते हैं, जो अपनी फोटो खिंचवा रही थी कि तभी वहाँ पर मलिका जान आ जाती हैं। पहले तो मलिका अपनी 25 साल पुरानी उस फाइल को देखकर चौंक जाती है और वह समझ जाती है कि ये जरूर वाहिदा ने ही फरीदन को दी होगी। हालांकि वो अब घबराती नहीं, बल्कि फरीदन को उसकी फोटोज दिखाती है और बोलती है कि ऐसी और भी फोटोज मेरे पास पड़ी हैं। अगर तुम्हारा सच पुलिस को बता दिया जाए तो तुम्हें अभी के अभी अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए मलिका कहती है कि तुम मेरी ये फाइल छुपा लो और मैं तुम्हारा राज छुपा लूंगी, जो देखकर फरीदन को बहुत जबरदस्त गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। फिर रात को फरीदन वाहिदा को अपने पास बुलाकर कहती है कि इस फाइल में तो सबूत ही नहीं है, जो देखकर वाहिदा के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाती है कि ये सबूत फरीदन ने ही गायब किए होंगे। और एक बार फिर से वाहिदा का दिल टूट जाता है और वो बची खुची फाइल भी जला देती है। फिर वाहिदा सीधा मलिका के पास जाती है और अपने किए की मलिका से माफी भी मांगती है। तब मलिका भी उसे बिना कुछ कहे ही माफ कर देती है। फिर मलिका कहती है कि अब से तुम्हारी बेटी समा यहाँ की हुजूर बनेगी, जिसका पूरे महल पर राज होगा, वही सारे मुजरे को संभालेगी। इधर हम देखते हैं कि अब इकबाल जेल से छूट गया है और वो जेल से छूटते ही साइमा के बारे में पूछ रहा था, पर कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। फिर इकबाल मलिका के पास जाता है और मलिका इकबाल को कहती है कि तुम्हारे ऊपर अंग्रेजों ने बहुत संगीन चार्जेस लगाए थे, इसलिए तुम्हें रिहा करवाने में इतनी देर हो गई। साथ ही वो इकबाल को बता देती है कि तुम्हारे जेल जाते ही साइमा किसी और के साथ भाग गई और उसने बस यह कड़ा छोड़ा है तुम्हारे लिए। जो सुनकर इकबाल को बहुत बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद अगले दिन बिब्बो जान हेंडरसन के पास जाती है और उसके पास उसे एक नक्शा रखा हुआ दिखाई देता है, जिसमें हथियारों की पूरी जानकारी थी। इधर हम ताज को देखते हैं, जो कि आलम से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और आलम इसके लिए मान भी जाती है। फिर इधर बिब्बो जान ये सारी जानकारी क्रांतिकारी भाइयों को जाकर दे देती है, ताकि ये लोग वहाँ से हथियार चुरा सकें, जो आजादी दिलाने में काफी मददगार साबित होंगे। और जब वह ताज से आलम के बारे में पूछती है तो ताज कहता है कि हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, जो सुनकर बिब्बो जान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शादी से एक दिन पहले ताज अपने यहाँ एक बहुत बड़ी दावत रखता है, जहाँ पर बड़े बड़े नवाब और अंग्रेजी अधिकारी आए हुए थे। असल में ये सब इसलिए किया गया था ताकि पीछे से सारे हथियार चुराए जा सकें और किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर फरीदन और कार्टराइट आ जाते हैं और फरीदन आलम से मिलने की जिद करने लगती है और वो फिर उसके कमरे में चली जाती है। अब वहाँ आलम तो नहीं थी, पर वहाँ कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो अंग्रेजों के लिए काम की चीज हैं। इधर हम क्रांतिकारियों को देखते हैं, जो पुलिस के भेष में हथियार चुराने आए हुए थे। अब वो हथियार चुराकर जैसे ही निकलने वाले थे, किसी ने बाहर से दरवाजा ही बंद कर दिया था और ये लोग समझ जाते हैं कि इन्हें फंसाने के लिए ये सब प्लान किया गया था। और दरवाजे के बाहर अंग्रेजी अफसर खड़े थे ताकि इन लोगों को बाहर निकलते ही इन्हें जान से मार दें, पर ये क्रांतिकारी पिछले दरवाजे से भाग निकलते हैं। हालांकि उसी समय अंग्रेज उन पर फायरिंग करते हैं और एक गोली क्रांतिकारियों को लग जाती है। इधर आलम फरीदन से मिलती है तो वह उससे काफी गुस्सा थी, क्योंकि फरीदन ने झूठा खत देकर उसे महल से भगाया था। पर फरीदन कहती है कि ये सब तो मैंने तुम्हारे प्यार के लिए किया था, पर आलम उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद कार्टराइट जब फरीदन के साथ होता है, तब उसे पता चलता है कि उसके यहाँ से हथियारों की चोरी हुई है और वो जल्दी से जाने लगता है। तभी फरीदन कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि ये चोरी किसने की है और मेरे पास सबूत भी है, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तब कार्टराइट इस बात के लिए मान जाता है और फरीदन कहती है कि रिहाना का केस तो मैंने भले ही वापस ले लिया है, पर तुम चुपचाप उसकी तहकीकात करते रहो, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में मलिका से बदला लेना है। ये सुनकर कार्टराइट भी हाँ कर देता
देता है कि केस तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर ओपन कर ही लूंगा, और फिर फरीदन उसे चोरी के सबूत दे देती है जो उसे आलम और ताज के कमरे में मिले थे। इधर हम देखते हैं कि आज आलम अपनी शादी के लिए काफी खुश थी कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और यह देखकर आलम सारे सबूत छुपाने में लग जाती है, जिसमें कि क्रांतिकारियों के प्लान की फुल डिटेल्स थी। ताज भी वहाँ पर नहीं था और आलम को पुलिस सबूत के साथ पकड़ लेती है, जिसके बाद आलम को पीटकर कार्टराइट वहाँ से ले जाता है। इधर हम देखते हैं कि जिस क्रांतिकारी को गोली लगी थी वो और कोई नहीं बल्कि हामिद ही था, और सभी यह सोचने लग जाते हैं कि हम में से कोई न कोई तो गद्दार है, वरना हमारा प्लान अंग्रेजों तक कैसे पहुंचा। तभी वहां पर एक आदमी आकर बताता है कि ताज की कोठी पर पुलिस ने रेड मार दी और आलम को वहां से उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और सबूत भी उन्हीं के पास है। तब ताज आलम को बचाने के लिए भागने लगता है, पर ये लोग उसे जाने नहीं देते और हामिद कहता है कि तुम्हें मुल्क और मोहब्बत में से एक को चुनना ही पड़ेगा। फिर ताज शांत हो जाता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि ताज अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ कार्टराइट को ताज पर पूरा शक था कि वो भी क्रांतिकारियों से मिला हुआ है, क्योंकि कोठी से जो भी सबूत मिले थे वो उसी के लग रहे थे। जब वहाँ आलमजेब को बुलाया जाता है तो वो भी यही कहती है कि सारी प्लानिंग तो उसी की थी और ताज का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। तब अंग्रेज कहता है कि ताज तो तुमसे शादी भी करने वाला था, तो उसे तुम्हारे प्लान के बारे में पता कैसे नहीं चला। तब ताज बोल पड़ता है कि इन तवायफों की हमारे सामने कोई औकात नहीं है और ये सब तो सिर्फ एक दिखावा था, मैं इससे कोई शादी वादी नहीं करने वाला था। असल में ताज मुल्क के लिए अपनी मोहब्बत को फना कर देता है। इसके बाद आलमजेब को जेल हो जाती है और यहीं पर एपिसोड नंबर 6 समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, एपिसोड 7 की शुरुआत में हम मलिका और बिब्बो जान को देखते हैं, जहाँ बिब्बो जान बताती है कि आलम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, इसलिए वह मलिका से आलम को छुड़ाने के लिए कहती है। पर मलिका कहती है कि आलम का ताज कहाँ गया, वो तो उससे आज शादी करने वाला था। तब बिब्बो जान बताती है कि ताज को तो अभी तक ये सब पता ही नहीं, पर आप आलम को किसी भी तरह से बचा लीजिए। जिसके बाद अपनी बेटी को बचाने के लिए मलिका पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, पर वहाँ पर कार्टराइट नहीं होता, तो वो वहीं पर बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। फिर हम कार्टराइट को देखते हैं जो फरीदन के साथ था। अभी हम मलिका को कार्टराइट का इंतजार करते करते रात हो जाती है। उसके थोड़ी देर बाद जब कार्टराइट आता है तब मलिका उससे आलम को छोड़ने की बात करती है, पर यहाँ कार्टराइट बताता है कि आलम तो क्रांतिकारियों के साथ मिली हुई है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। जिस पर मलिका कहती है कि मैं अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सारी बातें सुनकर कार्टराइट अलग ही मूड में आ जाता है और वो मलिका से गाना गाने के लिए कहता है। फिर मलिका गाना गाने लगती है। फिर कार्टराइट उसे नाचने के लिए कहता है तो मलिका जान नाचने लगती है। फिर कार्टराइट मलिका से सारे कपड़े उतार कर नाचने को कहता है, जिस पर मलिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर यहाँ आलम का सवाल था और मलिका जानती थी कि इसके बाद ये सब लोग क्या क्या करना चाहेंगे, इसलिए वो अपना जिस्म ही उन सबको सौंप देती है और ये सारे अंग्रेज मलिका के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम कार्टराइट को फरीदन के पास देखते हैं, जो उसे ये सारी बातें बताता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर मलिका को सबक सिखा दिया है और मेरा बदला भी पूरा हुआ। तब ये सब सुनकर फरीदन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसने ऐसा सोचा नहीं था कि मलिका को बर्बाद करने के लिए ये अंग्रेज सरेआम उसकी इज्जत ही लूट लेंगे। फरीदन फूट फूट कर रोने लगती है। इधर हम मलिका को देखते हैं जो आलम को तो छुड़ा लाई थी, लेकिन मलिका जान के साथ जो भी अंग्रेजों ने किया था वो ये सब भूल नहीं पा रही थी और उसकी हालत काफी नाजुक थी। अब अगले दिन आलम बिब्बो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में ताज का बच्चा पल रहा है। ये सुनकर बिब्बो जान बहुत खुश हो जाती है। तब आलम कहती है कि मैं अपने बच्चे को दुनिया में जरूर लाऊंगी और उसे बताऊंगी कि तुम्हारे पिता ताजदार हैं, जो कि एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। इधर ताज बिब्बो जान से मिलता है और आलम का हाल चाल पूछता है, पर बिब्बो तो उसे पहले काफी सुनाती है कि तुम उसे जेल में ऐसे ही क्यों छोड़ आए थे। फिर वो उसे बताती है कि आलम प्रेग्नेंट है और तुम बाप बनने वाले हो। अब ये सुनकर ताज सीधा अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि मैं आलम से शादी करना चाहता हूँ, जिस पे उसके पिता मना कर देते हैं, लेकिन ताज की दादी मान जाती है और अगले ही पल ताज और उसकी दादी रिश्ता लेकर मलिका जान के घर चले जाते हैं और मलिका जान शादी के लिए मान भी जाती हैं। फिर वो कहती हैं कि रात के 10 बजे से पहले बारात आकर ले जाना, वरना रात के 10 बजे के बाद हम आलमजेब को मुजरे पर बैठा देंगे। इसके बाद हम उस्ताद जी को देखते हैं जो इकबाल को बता देते हैं कि उसकी साइमा किसी के साथ भागी नहीं थी, बल्कि मलिका ने उसे 2-2 आदमियों के हाथ बेच दिया था, जिसको सुनकर इकबाल अंदर से टूट जाता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर यहाँ बिब्बो जान शादी का
पहला कार्ड फरीदन को देती हैं और बताती हैं कि आपके कारण ही ताज और आलम इतनी आगे बढ़ पाए, जिस पर फरीदन आज पहली बार इतना खुश दिखाई देती है। इधर हम ताज के पिता को देखते हैं जो ताज की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, पर ताज की दादी कहती है कि शादी तो होकर ही रहेगी, फिर तुम मानो या मत मानो, जिस पर ताज के पिता गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद इधर हीरा मंडी में आलमजेब की शादी की तैयारियां जोरों पर थी और सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे थे क्योंकि आज पहली बार हीरा मंडी में बारात आने वाली थी और आलमजेब भी काफी खुश दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ ताज और उसकी दादी भी शादी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और थोड़ी देर के बाद जब वहाँ से बारात निकलने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर कार्टराइट आ जाता है और कहता है कि अंग्रेजों से बगावत करने के इल्जाम में ताजदार को अरेस्ट किया जाता है। थोड़ी देर के बाद ही हमें ये पता चलता है कि ताजदार के पिता ने ही कार्टराइट को इन्फॉर्मेशन दी थी ताकि वो ताज को अरेस्ट कर लें और शादी न हो पाए। इसके बाद पुलिस वाले ताजदार को वहाँ से ले जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद ये बात मलिका को पता चल जाती है और वो सीधा आलमजेब को जाके बताती है कि ताज नहीं आने वाला, इसलिए अब तुम जाकर मुजरे पर बैठो और अब ताज को भूल जाओ। अब फरीदन आलम की शादी में आ रही थी, तब उस्ताद जी उसे बताते हैं कि कार्टराइट ने ताज को गिरफ्तार कर लिया है और उसके ऊपर बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी हैं। तब फरीदन कार्टराइट के पास आती है और उसे ताज को छोड़ने के लिए भीख मांगने लगती है। उस पर कार्टराइट कहता है कि अगर ताज अपने साथियों का नाम बता दे तो वे उसे छोड़ देंगे। ताज वहीं किसी का भी नाम नहीं बताता और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगता है, जिस पर गुस्से में वो पुलिस वाला उसे बुरी तरह से मारता है और एक डंडा उसके सर पर लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, जो देखकर फरीदन के होश उड़ जाते हैं। उधर आलम पहली बार मुजरा करती है और उसकी आंखों में ताज से न मिलने का दुख था। तभी फरीदन आकर बिब्बो जान को बताती है कि ताज अब इस दुनिया में नहीं रहा और बिब्बो जान सीधा जाकर आलमजेब को ताज के मरने की खबर बता देती है, जिसके कारण आलम एकदम सख्ते में आ जाती है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड नंबर 7 समाप्त हो जाता है। दोस्तों अब एपिसोड 8 की शुरुआत में हम आलमजेब को देखते हैं जिसे ताज की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था और वह किसी से एक शब्द तक नहीं बोल रही थी। ये सब देखकर मलिका को अपनी बेटी की चिंता होने लगती है। इसके बाद बिब्बो जान आलम को ताज की कब्र पर लेकर जाती है और वहाँ पहुँचते ही आलम दिल खोल कर रोती है। इधर हम ताज के पिता को देखते हैं जो अंग्रेजों से पूछते हैं कि ताज की मौत कैसे हुई, तो अंग्रेज झूठ बोल देते हैं कि हमारे पुलिस स्टेशन में क्रांतिकारियों ने हमला कर दिया था और कहीं ताज उनकी पोल पट्टी ना खोल दे, इस बात का डर था, इसलिए क्रांतिकारियों ने ही ताज को मार डाला। और वो तो उल्टा ताज के पिता को हीरा मंडी के खिलाफ भी भड़काने लगते हैं। फिर अंग्रेजों के जाने के बाद ताज के पिता बहुत बुरी तरीके से रोने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें पछतावा हो रहा था कि मुझे ताज को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों चिड़िया अब खेत को चुग चुकी थी। इधर हम मलिका के पास फरीदन को देखते हैं जिन्होंने अब एक दूसरे को माफ कर दिया था और मलिका फरीदन को अपने शाही महल की चाबी देने लगती है और कहती है कि मेरी बेटियां इस काबिल नहीं हैं कि वो इस महल को चला पाएं, क्योंकि महल चलाने के लिए कमीनापन और जालसाजी होना जरूरी है और वो सभी पहले मुझ में था और वही सब अब तुम में भी है। इस तरह से दोनों की दोस्ती हो जाती है। पर जाने से पहले फरीदन चाबी मलिका को वापस दे देती है और कहती है कि ये चाबियां तो मलिका से वो छीन कर ही लेगी। अब हम क्रांतिकारियों को देखते हैं जो अब अंग्रेजों पर हमला करने का प्लान बना रहे थे, पर उनके अड्डे के बारे में अंग्रेज अब जान चुके थे, इसलिए बिब्बो जान उन सभी को अपने महल में ले जाने लगती है। पर इसी के दौरान एक झड़प में उनके एक साथी की मौत भी हो जाती है। हालांकि किसी तरह से वे बचते बचाते शाही महल तक पहुंच ही जाते हैं और यहाँ मलिका उन्हें देख लेती है। पर मलिका उन सभी से कुछ नहीं कहती, बल्कि मलिका तो उनके लिए खाने का प्रबंध करवाने लगती है, क्योंकि मलिका को भी अब अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी, इसलिए वो क्रांतिकारियों के साथ मिल जाती है। इसके बाद वहाँ वली साहब फरीदन के पास आते हैं तो फरीदन उनसे अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की बात करती है, पर वो कहते हैं कि नवाबों को अंग्रेजों से कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बाद फरीदन भी उन्हें अपना साहब मानने से इनकार कर देती है। इधर हम ताज की दादी को देखते हैं जिनकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी, लेकिन तभी उनसे आलम मिलने आती है। ताज की दादी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उसे अपनी सारी अंगूठियां तोहफे में दे देती हैं और कहती हैं कि अब मैं खुशी से मर सकती हूँ। पर आलम कहती है कि नन्हा ताज बहुत जल्दी आने वाला है और आपको कुछ नहीं होगा, जो सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। इधर अब वली साहब सारे नवाबों को बता देते हैं कि हीरा मंडी की तवायफें अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पर उतर आई है, इसलिए ये लोग फैसला कर लेते हैं कि हमें अंग्रेजों से कोई पंगा नहीं लेना चाहिए और अब हमें हीरा मंडी में भी नहीं जाना चाहिए। देखते ही देखते सभी नवाब हीरा मंडी
मंडी से अपना मुख मोड़ लेते हैं, जिसके बाद यहाँ का कारोबार गिर जाता है और सब कुछ सूना सूना पड़ा था। तभी उस्ताद जी मलिका को जुल्फिकार से बात करने के लिए कहते हैं, पर मलिका और वाहिदा ने फैसला ले लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम नवाबों के पास मुड़कर वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद अब तवायफों की मीटिंग रखी जाती है तो बिब्बो जान कहती है कि हम सभी को अब आजादी की राह पर निकल लेना चाहिए। ये सुनकर सारी औरतें आजादी की पहल करने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर इधर हामिद हेंडरसन को मारने का प्लान बना रहा होता है। तभी बिब्बो जान कहती है कि हेंडरसन को मैं ही मारूंगी, क्योंकि उसने मुझे जलसे में बुलाया है तो मैं वहाँ सभी के सामने हेंडरसन को गोली मार दूंगी, फिर भले ही इसके लिए मुझे कोई भी सजा मिले। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हेंडरसन अपनी स्पीच दे रहा होता है और बिब्बो जान सबके सामने हेंडरसन को गोली मार देती है और हेंडरसन वहीं पर मर जाता है। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं, उन सबको हामिद मारने लगता है कि तभी पीछे से कार्टराइट बंदूक से हामिद को मार डालता है और बिब्बो जान को पकड़ लिया जाता है। अब ये बात मलिका को भी पता चल जाती है, वो बिब्बो जान पर दिल खोल कर गर्व करती है। अब इधर जेल में बिब्बो जान को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। ये लोग बार बार उसके साथियों का नाम पूछ रहे थे, लेकिन बिब्बो जान ने सिर्फ एक ही शब्द कहा, आजादी। इसके बाद मलिका के पास फरीदन आती है जो कहती है कि बिब्बो जान को बचाना बेहद जरूरी है, वरना कल कार्टराइट बिब्बो जान को मार डालेगा। तब ये सभी लोग ये फैसला लेते हैं कि अब हम भी जंग में उतर जाएंगे और अंग्रेजों से टकरा जाएंगे। इसके बाद यहाँ आलम के पास उस्ताद जी आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। असल में कार्टराइट तुम्हारे साथ सोना चाहता है, जिस पर पहले तो आलम भड़क जाती है, पर उस्ताद जी उसे बताते हैं कि तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला कार्टराइट से बदला लेने के लिए। तुम ये बंदूक रखो और हम बिस्तर होते वक्त तुम उसे गोली मार देना। तब आलम भी इसके लिए मान जाती है। उधर हम बिब्बो जान को देखते हैं जो पिटने के बाद बेहोश पड़ी थी और आज रात को पुलिस वाले उसे जान से मारने वाले थे। तभी हम यहाँ देखते हैं कि हीरा मंडी की सारी तवायफें सड़कों पर उतर आई हैं और ये सब बिब्बो जान के पास जा रही थी ताकि ये लोग बिब्बो जान को हौसला दे सके कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ पर कार्टराइट आलम के साथ इंटीमेट होने वाला था और इधर सब औरतें आगे बढ़ती जा रही थी। तब उन्हें रोकने पुलिस वाले आ जाते हैं और उन पर लाठी चार्ज कर देते हैं, पर वे सभी उनको ज्यादा देर रोक न पाए और ये जुलूस पुलिस स्टेशन की दीवारों तक जा पहुंचा। इस साइड हम देखते हैं कि बिब्बो जान को पुलिस वालों ने सभी के सामने रखा हुआ है और उसे एक ही ऑर्डर पर उन सभी के सामने बिब्बो जान को पुलिस वाले गोलियों से भून देते हैं और इधर आलम कार्टराइट को जान से मार डालती है। हालांकि बिब्बो जान के मरने से सारी औरतें आजादी की मुहिम में उतर गई थी और यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।